तो तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसमें हम लोग नील विद्रोह भी देखेंगे। तो चलिए तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का तीसरा चैप्टर है, देखिए तीसरा चैप्टर है ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना। ग्रामीण क्षेत्रों पर क्या करना? शासन चलाना। और इसी में आएगा नील विद्रोह पर भी हम लोग चर्चा करेंगे ना। ग्रामीण क्षेत्रों में शासन चलाना और साथ साथ हम लोग नील विद्रोह पर भी क्या करेंगे? छोटी मोटी चर्चा को करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर कंपनी दीवान बन गई। क्या बन गई? दीवान। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का क्या कर दिया? दीवान नियुक्त कर दिया था। मतलब 1765 को ना बंगाल का दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी को नियुक्त कर दिया गया। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए एक निश्चय ही एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि बंगाल का जो दीवान था ना, वो अपने हाथ में आ गया था। किसके हाथ में? अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। जो आर्थिक मामले के मुख्य शासक थी वो बन गई थी, ठीक है। अब देखिए कंपनी की आमदनी का कुछ स्रोत तो होगा ना। कंपनी की आमदनी बात करते हैं हम लोग, तो कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। देखिए यहाँ पर कहा गया कि कंपनी जो है ना वो दीवान तो बन गई लेकिन क्या मान रही है? अपने आप को अभी भी व्यापारी ही मान रही है। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसकी आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था में मतलब क्या कर रही थी? नियमित व्यवस्था करने में क्या कर रही थी? हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा भारत से खरीदे। यही किसका? ये कौन चाहती थी इस प्रकार का बात? ये अंग्रेज चाहती थी। कौन चाहती थी? अंग्रेज या कंपनी चाहती थी। बस देखिए कंपनी ये भी चाहती थी कि 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। यहां देख लीजिए बात, 5 साल के अंदर कंपनी ने बंगाल के भीतर जो भी सामान खरीदा था उसका मूल्य क्या हो चुका था? दोगुना। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना चांदी का आयात करती थी, मंगवाती थी और इन चीजों के बदले यहाँ क्या करती थी? सामान खरीदती थी। लेकिन अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज खरीदे जाने लगी थी। देखिए यहाँ पर बात ये हो रही है कि 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना चांदी का आयात करती थी और उससे जो पैसा मिलता था ना कंपनी को, उससे इन चीजों के बदले क्या करती थी? कंपनी सामान खरीदती थी। अब अगला है कि अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जाने लगी और वो जो पहले सोना चांदी जो मंगाता था इंग्लैंड से, वो भी मंगाना अब बंद हो गया, क्योंकि बंगाल से राजस्व आ रहा था ना, उसी से सारी चीजों को पूरा किया जा रहा था। चलिए अब बात करते हैं खेती में सुधार की जरूरत। कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1793
1993 में कौन सा बंदोबस्त? अस्थाई। कौन सा बंदोबस्त? अस्थाई बंदोबस्त। इसको याद रखिएगा। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यताएं दे दी गई थी। जो तालुकदार थे और राजा थे, इसको जमींदार के रूप में मान्यताएं दे दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा भी क्या किया गया? सौंप दिया गया ना। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का भी जिम्मा सौंप दिया गया। वो कौन सा बंदोबस्त था? अस्थाई बंदोबस्त में। ठीक है, अब बात करते, कुछ समस्या भी आई होगी, कुछ समस्या। तो अस्थाई बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। जो जमींदार थे वो जमीन में सुधार के लिए कोई भी खर्च नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो कंपनी ने राजस्व की दर तय की थी ना, वो इतना ज्यादा था कि कंपनी राजस्व वसूलने में भी नाकाम रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था ना, उसकी जमीन कंपनी अपने अधीन कर लेती थी। ठीक है, जो जमींदार राजस्व चुकाने में असफल हो जाती थी, उसकी जमींदारी क्या होती थी? छीन ली जाती थी कंपनी के द्वारा। कंपनी क्या करती थी? उसकी जमींदारी को छीन लेती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दे रही थी। किसान लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से अक्सर जो है ना, महाजन से कर्जा लेते थे। देखिए, किसान तो खेती करते थे, खेतों में उपज नहीं होता था, जिसके बाद लगान नहीं चुका पाते थे किसान। और क्या करते थे किसान? हर बार जो है ना, किससे? साहूकार से कर्ज लेते थे। किसान हर बार किससे? साहूकार से कर्ज लेते थे। और जब फसल नहीं हो पाती थी तो साहूकार भी कर्ज को दोगुना दोगुना करते करते लास्ट में जमीन को हड़प लेता था। यह दोनों तरफ खाई है। एक तरफ अंग्रेज, आप अगर समय से राजस्व नहीं दे रहे हैं तो आपकी जमीन तो ऐसे भी जाएगी, या फिर वो कर्ज नहीं चुका रहा है तो इससे वैसे भी अपनी उसकी जमीन जाएगी ना। तो अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता तो उसे पुश्तैनी जमीन से क्या कर दिया जाता? बेदखल कर दिया जाता। देखिए, कहा गया कि यदि लगान नहीं चुकाता तो क्या होता? उसको अपनी पुश्तैनी जमीन से भी हाथ धोना पड़ता था। ठीक है, अब देखिए, एक महालवाड़ी व्यवस्था थी। महाल, ठीक है, ये महालवाड़ी एक तरह का व्यवस्था था। ठीक है, अंग्रेजों के समय में एक व्यवस्था हुआ करता था जिसको कहते थे महालवाड़ी। तो ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। जो महाल होता था वो भी राजस्व का एक भाग होता था। और यह एक गांव या गांव का एक क्या होता था? समूह होता था। यह एक गांव होता था या फिर गांव का एक समूह होता था। ठीक है, चलिए, एक नई व्यवस्था की बात करते हैं। तो 19वीं सदी के शुरुआत में बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1822 में। मैकेंजी गांव के एक एक खेत में के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह, जिसको महाल कहा जाता था, उसे वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। देखिए, खेत में जो फसल थी ना
उसी से क्या लगाया जाता था, इसका अनुमान लगाया जाता था कि कितना इसमें फसल होगा, और उसी हिसाब से क्या किया जाता था, किसानों से राजस्व, जमींदारों से भी राजस्व लिया जाता था। ठीक है, और जो जमींदार राजस्व नहीं चुकाते थे उसके बदले उसकी जमीनें जब्त कर ली जाती थी। चलिए, अब महालवारी बंदोबस्त की वही बात हो रही थी ना, जिसमें राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। किसके बजाय, जमींदारों के बजाय किसको, गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को कौन सी व्यवस्था कहते हैं, महलवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। कौन सी व्यवस्था का नाम, महलवाड़ी व्यवस्था का नाम दिया गया। ठीक है, अगला व्यवस्था था रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, कौन सी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण इलाकों में, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था लागू किया गया, जिसे क्या, रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। याद रखिएगा, रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। ऐसा, ये देखिए रैयतवाड़ी याद रखिएगा, रीड और मुनरो। आवाज जा रहा है ना ठीक ठाक ना, चेक करते रहिए आवाज। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिए, थोड़ा पानी उनी पीते हैं। चलिए, फिर आ जाइए, अपने मोर्चे पर को संभाल लीजिए ना। चलिए, तो बात करते थे हम लोग रैयतवाड़ी की। किसकी बात करते थे, रैयतवाड़ी। तो ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण इलाके में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह एक नई व्यवस्था लागू किया गया, जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। रीड, याद रखिएगा, रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं है। ऐसा लगता था कि दक्षिण भारत की बात हो रही है, लगता था उसको कि दक्षिण में क्या है, परंपरागत जमींदार नहीं है। इसलिए उन्हें सीधा किसानों या रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। अंग्रेजों को किसकी भांति, अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा मुनरो का मानना था। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं यूरोप के लिए फसलें। किसके लिए फसल, यूरोप के लिए। देखिए, 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम
और नील की खेती पर जोर लगा दिया था ना। तिनकटिया खेती भारत में विकसित थी, याद है ना, चंपारण में, ठीक है, बिहार में चंपारण में। तो यहाँ कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर क्या जोर लगा दिया। इसके बाद अन्य फसलें जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र में कपास, मद्रास में चावल, संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश में गन्ना, ठीक है, ये सारे फसल पर अंग्रेजों ने जोर दिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि अंग्रेज को भारतीय नील की ही मांग क्यों थी। अंग्रेज को भारतीय नील क्यों चाहिए था, अंग्रेज को भारतीय नील ही क्यों चाहिए था। तो याद रखिए, नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। कहाँ उगता है? उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। देखिए यहाँ पर कहा गया कि नील जो है ना वो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही होता है। किस इलाकों में? उसी उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक जो है ना वो कपड़ों के रंगाई के लिए किसका? भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। किसके नील का? भारत के नील का इस्तेमाल कर रहे थे। देखिए उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। यूरोप में लोग कपड़े को रंगने वाले तो नील का ही पसंद करते थे। किस मतलब कपड़े रंगने के लिए किस चीज का? नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, इसलिए भारतीय नील की मांग क्या हो गई? धीरे धीरे यूरोप के देशों में क्या हो गई? बढ़ने लगी। जो भारतीय नील की मांग थी वो धीरे धीरे क्या हो गई? बढ़ने लगी। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग हो चुका था और उसके कपास उत्पादक में भी भारी इजाफा हुआ और कपड़े की रंगाई के लिए मांग बढ़ी और तेजी धीरे धीरे। देखिए यहाँ पर जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तो नील की मांग और कपास की मांग भी तेजी से बढ़ी और भारत से बहुत मात्रा में नील और कपास का निर्यात होने लगा था। ठीक है, बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों में छा गया था। 1778 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा कितना? 30% था। ब्रिटेन को जाने वाला नील जो था ना, पूरी दुनिया का 30% नील वो भारत से ही जाता था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का प्रतिशत हो गया 95। याद रखिए, देखिए यहाँ पर 1778 की बात हो रही है। तो 1778 में दुनिया में जितने भी नील उत्पादक देश हैं उसमें से 30% भारत ही देता था नील। ये हो गया 1778 की बात। लेकिन उसके बाद 1810 की बात करते हैं तो 1810 में ये पूरी दुनिया के नील उत्पादक में से 95% भारत का था। 95% नील कहां से आता था? भारत से ही जाता था। ठीक है, देखिए बागान की बात करते हैं। किसकी बात होगी? बागान। एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। कॉफी, गन्ना, तंबाकू, चाय, कपास ये सब की खेती करवाता था। तो इसको कहा जाता था बागान। क्या कहा जाता था? बागान। तो याद रखिएगा, एक विशाल खेत जिस पर, ठीक है, एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरदस्ती काम करवाता था। कॉफी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास इस सब का खेती करवाता था। ठीक है, तो
इसी को कहा गया बगान। क्या कहा गया इसको? बगान कहा गया। चलिए देखिए गुलाम किसे कहा गया? गुलाम किसे कहा गया? गुलाम तो साधारण अर्थ में गुलाम कहा गया ना, जिसको अपने अधीन रखते हैं ना, वो गुलाम। तो ऐसे व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है, किसी दास स्वामी का क्या होता था? संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आजादी नहीं होती थी, उसको कैद उसी के अंदर, मतलब जो वो कहता वही करना पड़ता था। उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता था। किसके लिए? मालिक के लिए काम करना होता था ना। गुलाम को अपने मालिक के लिए ही काम करना पड़ता था, मालिक के अलावे वो किसी दूसरे का बात सुन भी नहीं सकता था। ऐसा था गुलाम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि नील की खेती कैसे होती थी। नील की खेती कैसे होती थी उसकी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, नील की खेती कैसे होती थी उसकी हम लोग बात करेंगे। देखिए नील की खेती के मुख्य तरीके थे। ठीक है, निज निज खेती की व्यवस्था में बागान खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। बागान या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे के जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे। किसकी खेती के लिए? नील की खेती के लिए। और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। कहा गया कि नील की खेती के मुख्य तरीके थे निज निज खेती की व्यवस्था में बागान खुद अपनी, मतलब बागान के जो मालिक थे ना, खुद अपनी जमीन में नील की खेती का उत्पादन करते थे। या क्या होता था? या अपनी जमीन में करते थे या क्या करते थे, वो भाड़े पर ले लेते थे या जमीन खरीद लेते थे या भाड़े पर लेते थे। ठीक है, तो और ये मजदूरों से क्या करते थे? खेतों में काम करवाते थे। चलिए अब देखिए रैयत क्या होता था। रैयत, रैयत की बात करते हैं तो रैयत व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध, मतलब सट्टा करता था। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देता था। तो सामान्य तौर पर रैयत का मतलब है कि दूसरे के जमीन पर बसा हुआ व्यक्ति ना, वो रैयत। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। ठीक है, रैयत। देखिए बागान मालिक बीज उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने की जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। ठीक है, अब देखिए बीघा क्या होता है। बीघा, देखिए बीघा क्या होता है। तो जमीन की एक माप। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। जमीन की एक माप होती है, जमीन को मापा जाता है किसमें? बीघा में। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। ठीक है, कितना? 1/3 एकड़ तय कर दिया था। देखिए 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। 1859 की बात है, तो हजारों रैयत ने नील की खेती करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी क्या कर दिया?
इनकार कर दिया। बागान मालिकों को अब लगान भी नहीं दिया जा रहा था, लगान से भी क्या कर दिया, इनकार, लगान देने से भी इनकार कर दिया। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे, नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे, और ना ही बागान मालिकों के क्या है लठियालों या लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। ये कहा, किसानों ने ये कसम खा ली कि ना हम नील की खेती के लिए कोई उधार लेंगे और ना ही लाठीधारों से डरेंगे, ना लाठी वालों से डरेंगे। तो इस तरह से हमारा जो आज का तीसरा चैप्टर है ना, वो भी खत्म हो गया। तो आज हम लोगों ने मतलब 3 चैप्टरों को पढ़ा। कितने चैप्टरों को पढ़ा? 3 चैप्टरों को पढ़ा। यहीं ब्रेक करें, ठीक है? तो बस यहीं तक आज रहने दीजिए, ठीक है? और फिर हम मिलते हैं अगले चौथे चैप्टर के साथ, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो जुड़िए इसमें और इसको पढ़िए। देखिए, पढ़िएगा तभी ये संभव है, कुछ बिना पढ़े तो कुछ होता भी नहीं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू जुड़ने के लिए, धन्यवाद।